नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। राजस्थान से अहम खबर बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर ये अहम खबर सामने आ रही है। तो पहली सूची बीजेपी ने जारी कर दी है क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहली सूची में 41 प्रत्याशियों के नाम की यह सूची जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। तो 6 सांसदों को भी इस चुनावी मैदान में उतारा गया है। फतेहपुर से श्रवण चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है और दातारामगढ़ से गजानंद कुमावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है, यानी कि प्रत्याशी घोषित किया गया है। लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया को, कोटपुतली से हंसराज पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। दूदू से प्रेमचंद्र बैरवा को। तो बीजेपी ने ये पहली सूची प्रत्याशियों की जारी कर दी है क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 नवंबर से चुनाव होने हैं। विद्याधर नगर से दिया कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा है। बस्सी से चंद्रमोहन मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने ये पहली सूची जारी कर दी है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। राजस्थान से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। हंसराज पटेल को कोटपुतली से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूदू से प्रेमचंद्र बैरवा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, प्रत्याशी बनाया गया है। ये पहली सूची बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। तो झोटवाड़ा के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाया गया है। विद्याधर नगर से दिया कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जनहित का रुख करते हैं। जनहित में आज जो मुद्दा है वो जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है और इसको सबके लिए न्याय बताया है, क्योंकि जो तर्क निकलकर सामने आ रहा है, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की वास्तविकता का पता चलना और इसके आधार पर योजनाओं को लाना, विकास को निहित करना, ये तर्क दिया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। लेकिन क्या असल मायने में यही तर्क है? वाकई चाहे हम पिछड़ी जातियों का जिक्र करें या ओबीसी का जिक्र करें या किसी भी जाति वर्ग का जिक्र करें, क्या वाकई राजनीतिक पार्टियां इसी लिहाज से इस बात का जिक्र कर रही हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, या फिर असल मायने ये हैं कि इसे एक चुनावी मुद्दा बनाकर 2024 की राह को आसान बनाना है? अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जातीय जनगणना को लेकर सर्वसम्मति बनी है। वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अब देश जातीय जनगणना चाहता है। वर्किंग कमेटी में 4 घंटे तक जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने उम्मीद जताई है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल इस पर सहमत हो जाएंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। उन्होंने ये इस बात का भी जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि बीजेपी पर भी जातीय जनगणना के लिए दबाव बनाएंगे, क्योंकि देश
जातिगत जनगणना चाहता है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के बाद आर्थिक सर्वे भी कराए जाएंगे। आपको बता दें कि 13 करोड़ से अधिक की आबादी वाले बिहार ने राज्य में जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी की थी, जिसे 2 अक्टूबर के खास दिन मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने इसे जारी किया और इसके बाद से ही देश में जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति तेज हो गई। और इसी सिलसिले को लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाने की भी कोशिश की और साथ ही कहा कि बीजेपी इस पर क्योंकि बीजेपी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था जातिगत जनगणना को लेकर कि विपक्ष इसलिए कराना चाहता है क्योंकि डिवाइडेशन की राजनीति, इस तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आई थी। और हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से ये सवाल भी मीडिया कर्मियों ने पूछा तो उन्होंने कहा हम न्याय चाहते हैं, सभी को न्याय मिले, इस लिहाज से इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के सामने जातीय जनगणना का कार्ड फेंका है और सोमवार को यानी कि आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राज्यों में जातीय जनगणना होगी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सीडब्ल्यूसी में इस बारे में सर्वसम्मति से फैसला होगा और राहुल गांधी ने कहा कि सीडब्ल्यूसी ने एकजुट होकर देश में जनजातीय जनगणना करवाने के समर्थन में फैसला लिया है। इस बात का भी जिक्र कि प्रोग्रेसिव स्टेप है ये, हमारे मुख्यमंत्री भी इस बारे में विचार कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बिहार के बाद जातीय जनगणना के जो आंकड़े बिहार में पेश किए गए, इसके बाद अब जोर शोर से जातीय जनगणना की मांग तेज होने लगी है। एक बार आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। क्या इंडिया अलायंस भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट करेगी? तो मैंने कहा कि देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। एक दो पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है। मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करें। हमारी सिंपल सी बात है, हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें
और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे। तो जाहिर सी बात है, जातिगत जनगणना को लेकर जो विपक्षी अलायंस है वो एक सुर में बोल रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी की तरफ से जातिगत जनगणना को लेकर कोई ठोस प्रतिक्रिया निकलकर क्यों नहीं सामने आ रही है, क्या वजह है? हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर सिंह निषाद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रजा रिजवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंकित चौधरी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंकुश चौधरी, आप प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं अंकित चौधरी जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना की मांग जब से बिहार ने आंकड़े अपने बिहार में ये जातिगत जनगणना को लेकर आंकड़े पेश किए गए, तो जाहिर सी बात है ये जो मांग है, ये जो सियासत है, ये राजनीति है, अब चरम पर है इस मुद्दे को लेकर। इसे महज मुद्दा ही माना जाए या वाकई कोई आम जनता या पिछड़ी जातियों का इसमें हित नजर आ रहा है, और बीजेपी बचती क्यों नजर आ रही है? अंकित जी, अनम्यूट करिएगा। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सोनी जी ये बताना चाहता हूं सबको कि आप लगातार देखिए, जाति जनगणना की जो बात करते हैं, सन 1881 में जाति जनगणना अंग्रेजों ने चालू करी। अंग्रेजों ने इसलिए चालू करी ताकि हिंदुस्तान में फाड़ आए, हिंदुस्तान के लोग बिरादरियों में बटे, जातियों में बटे, धर्मों में बटे, अन्य चीजों में बटे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो 1931 में उन्होंने ये जाति जनगणना बंद कर दी। उसके उपरांत लगातार आप 1947 के बाद से हुई तब भी, लेकिन आंकड़े पेश नहीं किए गए। आप बताना चाहता हूं ना, आप लगातार देखिए। उसके बाद लगातार 2009 14 से पहले कांग्रेस यहाँ रही है। कांग्रेस ने कब जाति जनगणना करी है, कब कोशिश करी है? दूसरा विषय, हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि सब लोग एक मुट्ठी, एक रात और एक मिसाल के नीचे रहे। हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन जाति जनगणना से जो नया आया, आज से पहले नीतीश कुमार कहां गायब हो गए थे? आप नीतीश कुमार को कहा जाति जनगणना? आज केवल वोटों को, और किस तरह जातियों में हिंदू बटे, किस तरह इन्हें फायदा हो, किस तरह ये लोग जातियों में ओबीसी ये तय करते हैं जिसकी जितनी जिम्मेदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। भाई यहाँ जैन समाज के लोग कहा जाएंगे, वो तो माइनॉरिटी में आते हैं। यहाँ सिख समाज के लोग कहा जाएंगे, वो तो माइनॉरिटी में आते हैं। उन्हें तो कुछ भी नहीं हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हिंदुस्तान से बाहर भेज दी चाहिए। जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं बाहर भेज देना चाहिए। तो क्या यही वजह मानी जाए कि बीजेपी को इसी बात का डर है कि जो अगड़ी जातियां हैं वो नाराज हो जाएंगी? जो परंपरागत बीजेपी का वोट बैंक है वो बिखर सकता है, इस बात का डर है बीजेपी को? नहीं सोनी जी, बिल्कुल डर नहीं जी। हम लोग 24 आवर्स लोगों के, और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हम सब लोग परमानेंट लोगों के बीच में रहते हैं। हमें बिल्कुल डर नहीं है। आप 2014 से आज 2023 है, आप लगातार देखिए ओबीसी का सबसे ज्यादा वोट अगर किसी पार्टी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप अनुसूचित जाति का देखिए, अनुसूचित जाति का केवल कई क्षेत्रों के अलावा सबसे ज्यादा वोट किसी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप इसके अलावा अन्य बिरादरियों को वोट लीजिए, चाहे उसमें अन्य समाज हो, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी है। हमें डर ये नहीं है, हमें डर है, हम डरते हैं बिल्कुल इस चीज से। हम अखंड भारत को तोड़ने की, जो लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं उस बात से डरते हैं। हम चाहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान का रहने वाला प्रत्येक भारतीय भारत का व्यक्ति कहलाए। लेकिन आज की जो राजनीति चल रही है, हम कहते हैं आरक्षण हो, आरक्षण के खिलाफ हम भी नहीं। जो भी दबला कुचला जिसे जरूरत हो, और सबसे मेन चीज पढ़ाई के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर आरक्षण हो, हम खिलाफ नहीं है। जाति जनगणना के भी हम खिलाफ नहीं है, लेकिन सबको दिखाना। आप 2011 में जब जाति जनगणना हुई थी, होने की मांग कही गई थी, उसके बाद बैकफुट पे हो गए थे। हम कहते हैं, आज राहुल गांधी जी चिल्ला के कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं, हम बीजेपी को इसमें लाएंगे। आप कहां थे भाई
2014 से पहले किसकी लगातार सरकार थी? लगातार 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। आप क्यों नहीं रहे? क्योंकि डरते थे ये लोग। लेकिन आज इन्हें मुद्दा मिला, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज ये पूरे हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आज जातियों में बांटने काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के, क्योंकि मैं भी ओबीसी वर्ग से आता हूं, मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जात जो हम ओबीसी में आते हैं, मैं भी उसी वर्ग से आता हूं। और ऐसे और भी लोग, चाहे वो कश्यप हो, चाहे वो सैनी हो, चाहे अन्य ओबीसी विभाग, ओबीसी कास्ट से आने वाले लोग हो, चाहे अनुसूचित जाति से आने वाले लोग हो, हम सब लोग हिंदू हैं। हम कास्ट में किसी आधार पर नहीं बटेंगे। हम सब लोग यूनाइट हैं और हम अखंड भारत को आगे ले जाने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी कुंवर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप कुंवर जी सुन रहे हैं, ये कहना है बीजेपी का, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी का ये मानना है कि ये तोड़ने की राजनीति है। हालांकि प्रधानमंत्री पहले भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जातिगत जनगणना जो है वो विपक्षी अलायंस इसलिए चाहता है क्योंकि डिवाइडेशन की राजनीति कर रहा है। मंशा क्या है? देखिए, मंशा तो एकदम स्पष्ट कि इस देश में जो दलित, पिछड़ा, कमजोर तबका है उसको सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से उसकी जानकारी करके उसकी आबादी के अनुपात में उसको लाभ दिया जाए। इस देश में जो सरकारें योजनाएं चलाती हैं उनका लाभ कितना उन जातियों तक पहुंचता है इसका पता पड़ना चाहिए। और राहुल गांधी जी बहुत मुखर रूप से इस बात को कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने आज से नहीं, पिछले एक लंबे समय से राहुल गांधी तो ये मुखरता तो बहुत पहले थोड़ा सा मुखर हो जाना चाहिए था। अगर आपको ये लग रहा था कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शिक्षा के तौर पर, शिक्षित होने के आधार पर वास्तविकता सामने आनी चाहिए हर एक वर्ग की, तो इसकी पहल बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। ठीक चुनाव से पहले क्यों? क्या इसे 2024 के लिहाज से जोड़कर देखा जाए? मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्षी अलायंस की तरफ से। जी, बड़े मन के साथ आज राहुल गांधी जी ने कहा कि ये हमसे चूक हुई है, ये हमसे भूल। वो 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े हम सार्वजनिक नहीं कर पाए। 2011 या 2010 में? 2011 जी, 2011 में आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर पाए, लेकिन उस काम को अब हम निश्चित रूप से करेंगे। और एक मुख्य बिंदु मैं आपको इंगित कराना चाहता हूं, जातिगत जनगणना इस देश में इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार सरकार ने अभी जो जातिगत आंकड़े दिए तो वहां पर जो रिजल्ट जो सामने आया, वहां 3% ब्राह्मण आबादी थी और लगभग 10.5% बिल्कुल आंकड़े हैं मेरे पास जी आबादी थी। तो ये जो आंकड़े के आधार पर ये जो आबादी है, तो मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से, क्या ये जो निषाद, कश्यप, मांझी लोग हैं, क्या ये अखंड भारत का हिस्सा नहीं है? क्या ये हिंदू नहीं है? क्या वहां का जो ब्राह्मण वर्ग है और वहां का जो निषाद, कश्यप वर्ग है, दोनों की आबादी में 3 गुने का अंतर? क्या दोनों के डीएम बराबर है? दोनों के एसएसपी बराबर है? दोनों के एसडीएम, बाबू, चपरासी, कितने अधिकारी बराबर हैं? और राहुल जी ने एक्सरे की बात कही है कि ये जातिगत जनगणना करने के बाद एक एक्सरे हो जाएगा, उससे आंकड़े सामने आएंगे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने जन्म काल से ही जो पिछड़ी दलित जातियां हैं उनके उत्पीड़न के पक्षधर रहे, उनके दमन के पक्षधर रहे, उन सामाजिक न्याय के विरोधी रहे। एक तरफ मोहन भागवत का निषाद भाई, आप अपनी जानकारी बयान आरक्षण और इनके रहते हैं। आपको अखंड भारत को नजर नहीं आते, आपको दिक्कत तब नहीं आती है मेरी बात पूरी हो जाए, आपको। चलिए अंकित जी, इस बात का जवाब लेंगे आपसे। कुंवर जी अपनी बात को पूरा कर लें, ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाएगा जी। रमेश बिदूड़ी जब संसद में खड़े होकर धमकी देता है, आपको शर्म आई थी क्या? शरण सिंह बलात्कार करता है बेटियों के साथ में, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ निषाद भाई, गुंडागर्दी करते हैं तो भारत नहीं टूटता। ठीक है अंकित जी, ये अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है। ऐसे अगर इस मुद्दे पर आप आएंगे तो फिर कानून व्यवस्था को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में सरकार आपकी है, तो मुझे लगता है इस मुद्दे को ना लाकर हम जातिगत जनगणना पर बने रहें तो अच्छा रहेगा। डिबेट मुद्दे पर रहें तो बेहतर रहेगा। एक दर्शक है इसी बीच, आप इस बात का जवाब दीजिएगा जो कुंवर जी कह रहे हैं। प्रेम जी एक दर्शक है, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी। मैम, जाति जनगणना के आधार पर हमारे पीएम साहब ने कहा कि इससे देश में फूट पड़ेगी। मैं बोलता हूं कि वो हर प्रदेश में जो जा रहे हैं कि
तेलंगाना में गए तो तेलंगाना की बुराई कर दी कि यहाँ बीजेपी होगी तो ठीक हो जाएगा। राजस्थान में गए तो राजस्थान की बुराई कर दी कि यहाँ मोदी आ गया है। वो बंगाल में जाएंगे तो बंगाल की बुराई करते हैं। मैं कहने का मतलब वो प्रदेश प्रदेश में फूट पैदा कर रहे हैं, तो जनगणना कहाँ से फूट पैदा कर देगी? उनको भी तो समझना चाहिए कैसे। चलिए, फूट पैदा आपका भी होगी। मानना है मैं कि जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आपका ये मानना है? ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। जी कुंवर जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। कुछ मुद्दे रह गए थे। इस देश में प्रधानमंत्री जी के पास पूरा समय है, भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा समय है कि इस देश में गिना जाए कि उनको कितनी गालियां दी गई, लेकिन जाति गिनने का समय नहीं है। भारत की सरकार को यह गिनने का पूरा समय है कि इस देश में 3,25,000 गधे हैं, 10,87,000 भैंस हैं, 6,25,000 घोड़े हैं और 60,000 गिद्ध हैं। लेकिन यह गिनने का समय नहीं है कि इस देश के अंदर दलित पिछड़ी जातियां कितनी हैं, जिससे कि उनकी गिनती के बाद, यानी कि ये जब गिनती होगी का एक्सरे हो जाएगा भारत का, और इनको सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से इनको जो भागीदारी मिलनी चाहिए, चलिए वो इस बात का जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। ठीक है, इस बात का जवाब ले लेते हैं अंकित जी से। अंकित जी भाई, डर किस बात का? 9 साल बाद भी क्यों हिचक रही है केंद्र सरकार जातिगत जनगणना को लेकर? भागीदारी का जिक्र हो रहा है और मुझे लगता है भागीदारी तो तय करनी होगी हर वर्ग की, फिर दिक्कत क्यों, डर क्यों? हम भागीदारी से कब भगते हैं और कहां हमने भागीदारी तय नहीं करी? मंत्रिमंडल से लेके अधिकारी की नियुक्ति तक सब जगह तय है सोनी जी, पहली चीज। दूसरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार आज से पहले लगातार कांग्रेस के साथ हाथ, मतलब अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाती हुई आई है। क्योंकि 1881 में अंग्रेजों ने भी सेम यही काम करा, भारत में हिंदुओं को जातियों में तोड़ा और राज करा। सेम कांग्रेस भी ये करना चाहती है, लेकिन अब वो भारत नहीं है, वो भारत के लोग भारत जैसे नहीं है। अब वे लोग समझ चुके हैं, आज जिस भारत को पूरा विश्व निहार रहा है, जिस भारत पे पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा कर रहा है, आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपना सर गौरव के साथ ऊपर करके कहता है कि मैं भारतीय हूं। लेकिन कांग्रेस के समय में आप देखिए, आज आपको जातियों का डर, आज आप बात करते हैं दलितों की, आज आप बात करते हैं ओबीसियों की। कहां थे भाई 2011 से पहले? आप 2014 से पहले लगातार सरकार में थे, तब कहां थे? अब कहां से आई? छोड़ो यार निसार भाई, ये बात छोड़ देनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कहां बात हिंदू को तोड़ने की बात करते हैं? अब हिंदू नहीं टूटेगा, अब हिंदू एकजुट हो चुका है, अब हिंदुओं ने मन बना लिया है। ठीक है, हिंदू, ठीक है, ये हिंदुत्व सुन रहे हैं, इसीलिए तो ये सवाल मैंने किया था। क्या आपको अगड़ी जो जातियां हैं उनके बिखरने का डर है, इसीलिए इस बात को लेकर उचित प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आ रही बीजेपी की? हमें डर नहीं है। ओबीसी का समर्थन मिला है 10 सालों में, ये आंकड़े बताते हैं इस बात को। आप लगातार आंकड़े देख लीजिए, हमें चाहे वो जनरल कास्ट हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो अनुसूचित हो, प्रत्येक ही जब वर्ग का हमें समर्थन मिला है, जब ही पूर्ण बहुमत से लगातार दोबारा केंद्र में आए हैं। हमें किसी जाति विशेष नहीं, प्रत्येक हिंदू ने, प्रत्येक व्यक्ति ने हमें वोट दिया है। पहली चीज, हमें डर ये नहीं है कि आगे भगेंगे। हम अखंड भारत की जो बात कर रहे हैं, इससे वो कहीं ना कहीं बिफरेगा, लोगों में हीन भावना की पैदा होंगी, लोग बाग जातियों में बटेंगे। हम नहीं चाहते किसी प्रकार से कोई जाति में बटे। आरक्षण की बात हो तो पढ़ाई पढ़ो। कुछ राजनीतिक दलों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ओबीसी की संख्या भानुमति का पिटारा खोल सकती है, जिसे संभालना भी मुश्किल हो सकता है। इस लिहाज से भी इसे देखा जा सकता है। एक दर्शक है इसी बीच, उनकी राय साझा कर लेते हैं। समरजीत जी मुंबई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी तो 9 साल से मोदी गवर्नमेंट है, इसके पहले इन्होंने, कांग्रेस वालों ने कराया था गणना। अभी राजस्थान का जनगणना करा के अभी तक चुपचाप बैठे थे, क्यों नहीं सार्वजनिक किया? अब पूरे भारत का भंडादार करने वाले कांग्रेसी, इनको थोड़ा शर्म नहीं आती है? अभी जाति जनगणना कराने की बात जो हो रही है, ये पूरे भारत को तोड़ने के चक्कर में है, फिर बिखरेंगे जाति गणना में। चलिए ठीक है, बीजेपी की भी यही प्रतिक्रिया सामने आ रही। शुक्रिया आपका। दर्शक है, दर्शकों की अपनी निजी राय है। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, रुक करेंगे और जातिगत जनगणना को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इसे राजनीति से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि आज राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि यह राजनीति नहीं बल्कि जो सभी वर्ग हैं
उनकी भागीदारी तय करना और न्याय के लिहाज से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। लगातार हम जनजातीयगत जनगणना को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इसमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों की भी सामने आ रही हैं और दर्शकों की भी राय सामने आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं आम आदमी के प्रवक्ता अंकुश जी का कर लेते हैं, इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रजा जी आपका रुख करेंगे। अंकुश जी, देखा जाए आज आपने बहुत ही बारीकी से अगर सुना हो राहुल गांधी ने किस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन लक्ष्य है बीजेपी का, और ये भी कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर एक लोकतांत्रिक विचारधारा है हमारी, हम फॉसिस्ट नहीं हैं। आप किस श्रेणी में, यानी कि उनकी विपक्षी अलायंस का जिक्र करें तो कुछ पार्टियां हैं जो इस बात से असहमति जता सकती हैं, तो आप अपने आप को किस श्रेणी में रख रहे हैं? मोनी जी, सबसे पहले धन्यवाद, आपने बोलने का हमें मौका दिया, कम भले दिया और इससे हमारे पास है। लेकिन सबसे अहम विषय ये है कि देखिए, आरक्षण जो है ये व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है। सामाजिक ताने बाने को सही तरीके से रखना, क्योंकि हिंदुस्तान विविधताओं का देश है। हिंदुस्तान के अंदर 80% आबादी जो है वो ग्रामीण अंचल में बसती है। वो ग्रामीण का दबा कुचला व्यक्ति, उसको अगर समान रूप से उसको आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उसमें आरक्षण की और ये सारी व्यवस्थाएं की गई। और इसका पता कैसे चलेगा? वो जाति जनगणना से पता चलेगा। सरकार स्कीम बनाती है, किस आधार पे बनाती है, किस सेक्शन को उसका लाभ मिले, किन लोगों तक पहुंचे, वो जातिगत आधार पे जब उनका पता चलेगा तब हम लोग उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अंकित चौधरी जी ने बताया कि तमाम एसएसपी, डीएम, कप्तान सारे के सारे, भाई कैसे पता चला आपको, आपने कैसे लगाए? वो आपको जाति से उनका पहचान हुई ना, तभी तो आपने उनका किया, उनको तभी तो रखा। तो आप इस तरीके से नहीं कह सकते। ये जरूरी है। जहां तक बार बार ये कहे कि इससे लोग हिंदू विभाजित होगा, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। जिस हिंदुस्तान के अंदर हम रहते हैं वो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, वहां हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई की हम लोग बात करते हैं। जो जातीय जनगणना से ऐसा क्या हो जाएगा कि विद्वेष पैदा हो जाएगा आपस में? भाई ये कौन सा तर्क हुआ आपका? तो तर्क और कुतर्क में अंतर होता है। जातीय जनगणना से यह स्पष्ट होगा कि जो इकोनॉमिकल, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो दबे लोग हैं, जो सामाजिक समरसता में कहीं ना कहीं पीछे छूट गए, जो पढ़ाई नहीं कर पाए, शिक्षित नहीं हो पाए, उनको उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसलिए हम बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि हिंदू से हिंदू लड़ेगा भाई, तो ये कोई तर्क नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस जरूरी है। आम आदमी पार्टी इसका समर्थन करती है और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार को इसको करना चाहिए। चलिए, फिलहाल आप इस श्रेणी में नहीं रखते अपने आप को, आम आदमी पार्टी नहीं रखती है। ये बात अलग है कि कई जगह के दौरों को लेकर, चाहे हम छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर जिक्र करें तो कई बयानबाजी निकलकर सामने आती है, इसलिए मैंने ये सवाल किया आपसे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, रजा रिजवी जी। रजा जी, आपका रुख करेंगे। जातिगत जनगणना को लेकर जो प्रतिक्रियाएं राजनीतिक पार्टियों की सामने आ रही हैं और आज राहुल गांधी ने जो अहम बिंदुओं का जिक्र किया, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं और क्यों जरूरी है? जाति जनगणना जो है, ये जनगणना होना जरूरी है और होना भी चाहिए। इससे किसी राजनीतिक पार्टी को बहुत डरने की जरूरत नहीं है और न घबराने की जरूरत है। ये किसी देश में पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर किस समुदाय की, किस बिरादरी की जो है वो जनसंख्या क्या क्या है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत से राजनीतिक पार्टियां बना करके लोग पूरे अंतरराष्ट्रीय और पूरे देश का और पूरे प्रदेश का अपना पार्टी बताते हैं और फिर उसके बाद इतने तरीके से बता देंगे कि साहब हमारी जो है वो जनसंख्या इतनी है कि हमें इतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। छोटी छोटी पार्टियां जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में है, राजभर समुदाय की ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी बना ली, अनबुरिया पटेल ने अपनी पार्टी बना ली, निषाद पार्टी ने अपनी पार्टी बना ली। अब वो पार्टी बना करके जितनी मूल रूप से उनकी जातियां हैं, ये कैसे पता चले कि वो हमारे देश में 10% हैं कि 5% हैं कि 3% हैं कि 50% हैं। अब यही पार्टियां जो बनती हैं, ये बड़ी बड़ी पार्टियों से मिलकर के, बार्गेनिंग शब्द तो नहीं कहूंगा, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियों से मिलकर ये कहते हैं साहब मेरी आबादी 12% है और हमें इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इतना एमएलए का टिकट, इतना एमपी का टिकट मिलना चाहिए। तो अब जैसे राजभर समाज की बहुत ज्यादा
नहीं है गिनती, 3 पॉइंट कुछ परसेंट शायद आया है, कितना आया है तो जानेंगे। निषाद की भी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है, और यही हाल पटेल समुदाय का। लेकिन वो जब पार्टी बना लेते हैं और पार्टी बनाने के बाद समाज में आते हैं तो समाज में बताते हैं कि नहीं साहब हमारा जो है वो आजमगढ़। अगर रजा जी इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, अगर जातिगत जनगणना होती है और उसी आधार पर आरक्षण की और दूसरी चीजों की मांग उठने लगी तो, या संख्या के आधार पर प्रेशर पॉलिटिक्स का काम करने लगी तो? देखिए सोनी जी, आरक्षण कौन आदमी नहीं चाहता, किस आदमी को आरक्षण बुरा लगता है? हर पार्टी वाला, ये तो कहिए कि हमारे ब्राह्मण, हमारे ठाकुर, हमारे जो है वैश्य परिवार के लोग, ये सब बिजनेस में रह के या सर्विसों में रह के ये लोगों की हैसियत मजबूत है। हर आदमी चाहता है कि आरक्षण, और जिनको आरक्षण मिलता चला आ रहा है उन्हीं के परिवार में ज्यादा से ज्यादा आरक्षण है सोनी जी, आप समझ लीजिए। और जिनको आरक्षण मिलना चाहिए वो बहुत किनारे हैं। जो आरक्षण लागू है वो आरक्षण जो बड़े परिवारों को मिल चुका आरक्षण, उनके यहाँ करोड़ों की संपत्ति है और उनके यहाँ कई बिल्डिंग है, कई मकान है, कई गाड़ियां हैं और उनके जो है लाखों करोड़ रुपए जमे हैं, उन्हीं के परिवार को ज्यादा आप देखिए परसेंटेज वही आरक्षण मिलता चला आ रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आरक्षण जो है ये बहुत जरूरी चीज है, इससे किसी को भागना नहीं चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता ने अच्छी बात कही कि जाति में ना बटे लोग, इसलिए तो जाति में तो लोग बटे हुए हैं भाई, इससे कहाँ इनकार हो सकता है? इससे कौन इनकार कर सकता है सोनी जी कि हमारे भारत में लोग जाति नहीं है, एक ही जाति है। बिल्कुल। हिंदू शब्द वे ऑफ लाइफ है, जीने के तरीका है, सनातन एक धर्म है। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि सब लोग सनातन में नहीं शामिल हैं, सब सनातन धर्म को नहीं मानते। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्टाइल है, वो चाहती है कि हमारे सभी हिंदू भाई जो है वो एक उसके अंदर रहे, एक बैनर पे रहे, तो उस तरीके से वोट का परसेंटेज हम ले लेंगे। अब आप देखिए कि ब्राह्मण और ठाकुर जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई है 3 पॉइंट कुछ जाकर के 4 से कम प्रतिशत है ठाकुरों के भी, और जो है ब्राह्मण भाइयों की भी 4 से कम प्रतिशत है। लेकिन आप देखिए कि राजनीति के अंदर हमारे ब्राह्मण भाई और ठाकुर भाई सबसे ज्यादा रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो शुरू में 3.65% है ब्राह्मणों का, और राजपूत 3.45%। जी। तो इतने पर तो, लेकिन अब लगता है कि नहीं साहब इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत भारी, जिस तरीके से माहौल बनाते हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी शुरू में जो पार्टी थी वो कहा जाता था ये बनियों की पार्टी, शुरू की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ, शुरुआती दौर में ऐसी हलचल थी। बनियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद धीमे धीमे इसमें ठाकुर ब्राह्मण आ गए ऊंची जाति के, तो ये हुआ कि साहब ये उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल के अंदर जो है वो ओबीसी को भी, दलित समुदाय को भी, पिछड़ी जातियों को भी उसने गले लगाया, और गले लगा करके किसी न किसी ने, चाहे भीम ऐप बना करके, चाहे राष्ट्रपति का पद दे करके, चाहे केंद्र में जो है एक समय आता था उसमें लिखा जाता था, और हमारे तो प्रदेश में बोर्ड भी लगे थे कि साहब हमने इतने ओबीसी मंत्री बनाए केंद्र में, उनके नाम तक लिखे जाते थे कि जिससे समाज में लोग जाने कि भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी से भी प्रेम है, हमने इतने कैबिनेट मिनिस्टर बनाए, हमने इतने जो है लोगों को दिया। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये वोट पा करके और भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो गई, ओबीसी को वोट भी, दलित भाइयों की वोट भी, ओबीसी वोटर का समर्थन भी मिला बीजेपी को। बिल्कुल। तो और जो पार्टियां हैं सोनी जी, उन्होंने सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अग्गे मारी ली जा रही है, तो कुछ करना चाहिए। तो समाजवादी की पार्टी जो अखिलेश है, उन्होंने कहा साहब पीडीए लागू हो जाएगा साहब, पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक। अब पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक अगर खाली ही वोट दे देंगे, यही अगर एक पार्टी में किसी में ठीक से चले जाएं, तो किसी दूसरे के वोट मांगने की जरूरत नहीं, सत्ता पे आदमी नसीन हो जाएगा। और देखिए यही सब स्टाइल लेकर के बिहार के अंदर जाति जनगणना हुई है। 66% ओबीसी जो है पिछड़ा जाति और अति पिछड़ा जाति। वोट कितना पड़ता है आपको सोनी जी मालूम है? कहीं वोट 30% पड़ता है, कहीं 40% पड़ता है, कहीं 50% पड़ता है, कहीं 60% पड़ता है, कहीं 64% पड़ता है। 100% वोट तो कहीं नहीं पड़ता ना, 100% नहीं पड़ता। और इसी वोट में अगर अति पिछड़ा जो बिहार का और पिछड़ा का जो 66% का आंकड़ा आया है, और अगर ये लोग गोलियाने की कोशिश करेंगे, बिहार के लोग तेजस्वी हो गए और ये बिहार के चीफ मिनिस्टर हो गए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की परेशानी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी समझदारी से कहती है और कि साहब पिछड़ी जात के वोटर तो हमारे ही वोटर हैं,
ये तो बिल्कुल। हमें ही वोट देते हालांकि हैं। कोशिश तो वो भी कांग्रेस की भी वही है, कोशिश जो है पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश कांग्रेस की भी नजर आ रही है, जिस तरीके वही से। तो वो कह रहे हैं, राहुल जी जी कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, जितना बिल्कुल ओनर जो है बिल्कुल, उसकी भागीदारी। आपकी ये बात तो से इत्तेफाक मायावती रखते हैं। दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं रजा जी, इसके बाद वापस से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ आरिश कानपुर से जुड़े हुए हैं एक दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं जी। अरे हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने एक बात कही थी, पसमानदा मुस्लिम, कि पसमानदा मुस्लिम की जो जाति है उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिला, उन्हें 10 साल बाद याद आया। और किस मुसलमान को मुसलमान ने बराबरी का दर्जा नहीं दिया, ये तो इस बात का मतलब मुझे बात समझ में नहीं आई कि मुसलमानों में मस्जिद में जब जाते हैं तो वहाँ तो सब एक साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आरिश जी जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। ये भी मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा, इसमें भी राजनीति हुई। गिरीश शुक्ला दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। नेताओं से हमारा आग्रह है कि सबसे पहले वो जितनी दौलत लूटे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वह अपने समाज, गांव और सब अपने परिवार में बराबर बांट के दिखाएं, और इसके बाद वो दूसरों से मांगने या कुछ कहने की हिम्मत रखें। बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं, कि सबको बराबर मिलना चाहिए, सबको ये होना चाहिए। दे दिया आपने और गिरीश। ये जो देश की सरकार से हमारा अनुरोध है कि देश में जमीन खत्म हो रही है, पानी खत्म हो रहा है, आदमी की कीमत कुत्ते और बैल गायों से कम हो रही है। तुरंत जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम इस देश में भारी मात्रा में चलाएं, जैसे एक बार पहले चला था। अगर नहीं चलाएंगे तो देश नष्ट हो जाएगा। इस देश को ये यादव या पंडित या ठाकुर नहीं बचा पाएंगे। ये देश पूर्ण रूप से नष्ट होने की जातियों को बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अंकित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अंकित जी, आपका रुख करेंगे। आज राहुल गांधी ने जो कहा उसको देखते हुए आपने देखा, उन्होंने कहा डिस्ट्रैक्शन लक्ष्य है बीजेपी का, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, राहुल जी क्या कहते हैं, राहुल जी क्या करते हैं, ये तो कांग्रेस ही नहीं समझ पाती, देश के लोग तो क्या समझे। आरक्षण, क्योंकि लास्ट बार हम कर रहे हैं जाति जनगणना की बात करते हैं। आप ये बताइए, बिहार में जो नीतीश जी ने सर्वे करा वो सर्वे कितना ठीक है? लगातार वहां और लोगों ने भी बात करी है। ऐसे बहुत से ओबीसी, ऐसे बहुत से अनुसूचित लोग हैं बड़ी मात्रा में जो कह रहे हैं हमारे पास कोई आया ही नहीं। इन्होंने एक कमरे में बैठ के, क्योंकि आज से पहले लालू जी हो, चाहे आप तेजस्वी जी हो, चाहे नीतीश जी हो, इन्हें जाति जनगणना की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि बीजेपी का जनाधार पूरे भारत में बहुत व्यापक स्तर पे बढ़ रहा है और सारी पार्टियां उससे घबराई हुई हैं, तो ये डरियाए कमरे में बन के आने में क्या इतनी जल्दी हुई जाति जनगणना की सीधी सूची लिस्ट कर दी। हम कहते हैं भाई सब लोगों से पूछ तो लेते। हम लोग जाति जनगणना, हम कहते हैं पता सरकार को सब रखना चाहिए, लेकिन समाज में अगर आप जाति जनगणना की ये बात करेंगे तो इस हिंदुस्तान में दोबारा फूट पड़ेगी। हम नहीं चाहते, और सब लोग चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को देश से प्यार ही नहीं है, इन लोगों को केवल राजनीतिक प्यार है। आज के अरविंद केजरीवाल जी के प्रवक्ता भाई अंकुश बैठे हैं, मैं इनकी आप देखिए लगातार शराब नीति पे सब लोग जेल में है। क्या मतलब है? आप एक विषय बताइए आज कभी किसी ने कल्पना कर सकते नहीं, उसको लेकर भी तो अगर इस मुद्दे का जिक्र करेंगे तो डिबेट डिरेल हो जाएगी, क्योंकि इसको लेकर भी तो तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है कि कोई घोटाला नहीं है, बावजूद इसके सरकारी एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी टॉपिक पे सोनी, केवल इसी टॉपिक पे जिस कुछ लोग की और दबे वर्ग की बात करते हैं, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने वो सिद्ध करके दिखाया। नहीं, भारतीय जनता कांग्रेस भी तो यही कह रही है। जब आज राहुल गांधी से सवाल किया मीडिया कर्मियों ने, तो उन्होंने इसको इसी से जोड़कर बताया कि सबको न्याय मिले, इसीलिए ये जरूरी है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी पर इसके लिए दबाव भी बनाया जाएगा। सोनी जी, हम तो कहते हैं क्यों कांग्रेस ने नहीं करा? कभी कल्पना कर सकता था यहाँ का गरीब व्यक्ति
कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बन रहा है। कभी कभी कर सकता था लोगों की, हमारी महिलाओं की, हमारी माताओं की, हमारी बहनों की आंख खराब। अरे सीए जी ने उसी आयुष्मान कार्ड पे भाई घोटाला बताया। आपके आयुष्मान कार्ड का घोटाला नहीं सुना कि आप ये बात बताइए। अरे आप यार घोटालों की पूरी भरी हुई तिजोरी होने के बाद घोटाले की बात करते हो अंकित भाई, छोड़िए। नारायण राणे पे अंकित जी कैग की रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है। हेमंत विश्वकर्मा के बड़े घोटाले पे बुकलेट किसने जारी की थी? कौन लोग खड़े थे? ठीक है, वन बाय वन भ्रष्टाचारी होता चला जाता है। क्या हुआ पूरा कांग्रेस मुख्यमंत्री पूरा पंजाब बात कर दिया आप लोगों ने। आप लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लोगों ने शिक्षा क्रांति ला के देश में क्या है। चलिए कुंवर जी आपका रुख करेंगे, आपका रुख करेंगे। अंकित जी, एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं क्योंकि दर्शकों की राय भी ऐसे मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। कुलवंत जी जुड़े हुए हैं दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं कुलवंत जी। देखिए, मात्र 9 सालों में 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा है देश पर। देश विश्व गुरु नहीं, विश्व कर्जधारी जरूर बन चुका है। अगर इस पे काबू ना पाया गया तो हम आने वाले समय में किसी ना किसी ईस्ट इंडिया जैसी कंपनियों से हम भी ग्रस्त हो जाएंगे। वो ईस्ट इंडिया बाहर से ना आकर के यहाँ हमारी भारत की कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी। और मुखबिर तो मुखबिर ही रहेंगे, उनका क्या, उनकी तो दालूटी चल रही है। कर्जा इस वक्त बहुत अहम है, जात पात पे बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप देखिए विषय कर्जा कितना है। 100 लाख करोड़ रुपए कर्जा चढ़ चुका है और देश पर किसी को चिंता नहीं इस चीज की। जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने चुनाव, अपनी कुर्सी की चिंता सताने लगी है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक विनोद जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं विनोद जी। आपके पास बैठे हुए हैं जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं विनोद जी। जो बीजेपी प्रवक्ता आपके बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो अभी, जी मैडम जी सुन पा रहे हैं, टीवी को वॉल्यूम कम कर दे। बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जो सीएमओ और पीएमओ ऑफिस में ओबीसी और, हाँ मैडम, पीएमओ और सीएमओ ऑफिस में जो ओबीसी की संख्या है, वहाँ पे जो कर्मचारी काम करते कितने % काम करते हैं? ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। सवाल है हमारे दर्शक का, अंकित जी आपसे सीधा सवाल है कि सीएमओ और पीएमओ ऑफिस में जो कर्मचारियों की संख्या है, वहां पर काम करने वाले लोगों की ओबीसी और कितने प्रतिशत है, क्या आपको पता है? सोनी जी, जी, चाहे सीएमओ हो, पीएमओ हो या भारत का कोई भी सरकारी दफ्तर, उन सबको जो नौकरियां मिली हैं उनके काबिलियत के आधार पर मिली। उनको नौकरियां जाति देखकर नहीं दी गई, उनको नौकरियां उनकी बिरादरी देखकर नहीं दी। वे सब लोग जो कार्यरत हैं, वे सब लोग अपनी काबिलियत के अनुसार हैं और हम लोग उन जाति का कभी भी आकलन नहीं करते। हम ये नहीं कहेंगे पीएमओ में कौन लोग हैं, भाई काबिलियत के अनुसार कोई कश्यप समाज का आदमी है तो वो भी है, काबिलियत के अनुसार कोई ब्राह्मण समाज का आदमी है तो वो भी है, काबिलियत के अनुसार कोई जैन समाज का आदमी है तो वो भी है, काबिलियत के अनुसार कोई ठाकुर समाज का आदमी है तो वो भी है। काबिलियत पे, और आप ये करेंगे आप किस भारत की बात करते हैं यार, बड़ी शर्म आती है मुझे। ऐसे क्वेश्चन भी अगर पूछे जाएंगे तो सोनी जी मन बड़ा दुखी होता है। आप ये ठीक है, ये जनता है और मुझे लगता है लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है अपनी बात रखने का। मैं लेकिन लोकतंत्र में रहने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है किसी पार्टी या विशेष से जुड़े हुए हो, अगर आप टैलेंट, अगर आज आप बात करेंगे भाई सीएम और पीएमओ में ये काम देखने का है क्या कि कितने लोग कहाँ लगे हुए हैं, ना, ये भारत की नहीं, इस भारत में ऐसा नहीं होगा। जिस भारत को अखंड भारत की तरफ ले जाना चाह रहे हैं वहां ऐसी गंदा नहीं होगी। हाँ, आप पूछिए किस मेरिट पे रखा हुआ है, कितनी परसेंटेज उसकी थी, कौन कौन से टेस्ट क्लियर करे, उसके आधार पे वो लोग गए हैं। इस आधार पर नहीं कि उनकी जाति का है, हम बिल्कुल भी इसके साथ नहीं है। हम सब लोग अखंड भारत के भारतीय हैं और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक हिंदू इस जाति में नहीं बटेगा और ये पूरी तरह विरोध। चलिए, पूरी तरह से बीजेपी का मानना है कि इसे जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए मांग की जा रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। अवधेश जी। हेलो जी, छत्तीसगढ़ से अवधेश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं अवधेश जी। बोलूं मैं? जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि चुनाव के टाइम में अभी जाति जनगणना की क्या जरूरत है?
शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। कुंवर जी, ये दर्शक पूछ रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना की क्या जरूरत है ठीक चुनाव से पहले? क्यों आम जनता का न्याय सभी राजनीतिक पार्टियों को दिखने लगा है? और साथ ही जैसा कि आज राहुल गांधी ने कहा कि हो सकता है कि हमारे कुछ पार्टी के लोग भी इस बात से सहमत ना हो, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या विपक्षी अलायंस में इस बात को लेकर अभी ठीक से विचार विमर्श नहीं हुआ है? इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि हमारा कोई अलायंस पार्टनर इस मुद्दे पर हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। हम इस बात को लेके स्पष्ट हैं। राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, उनके आंकड़े सार्वजनिक करेंगे और जातियों के अनुपात में उनकी जो हिस्सेदारी है, यानी कि जितनी शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर उनको कितना उठाया जा सकता है, वो काम हम करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि शर्म आनी चाहिए। हाँ भाई, शर्म आनी चाहिए। भारतीय उनको शर्म आती है। उन्होंने ये भी कहा भाई शर्मानी भी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। मोदी जी ने इस देश के लोगों से यह झूठ बोला कि वो पिछड़ी जाति से हैं। उन्होंने अगड़ी जाति में जन्म लेकर 2002 में अपने ही हस्ताक्षर से अपनी जाति को ओबीसी घोषित कर दिया और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मूर्ख बनाया कि मैं पिछड़ी जाति से हूं। अगर मोदी जी पिछड़ी जाति से होते तो भाई पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विरोध क्यों करते? अगर मोदी जी पिछड़ी जाति के होते तो पिछड़ी जाति के जो लोग मांग करते हैं हक अधिकार की, उनकी बात को सामने लेके आते, उनके हक अधिकार की मांगों को आगे करने के लिए वो प्रयास करते। केंद्र में और राज्य में दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लोकतंत्र में अभी ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। लोकतंत्र का तो भाई दमन किया जा रहा है। यहाँ ईडी से, सीबीआई से और अन्य संस्थाओं से लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है। जातिगत जनगणना में किस जाति की कितनी आबादी सेंट्रल में और स्टेट में है, पीएमओ और सीएमओ ऑफिस में, इसमें इनको दिक्कत है कि भाई इनके आंकड़े नहीं आने चाहिए। वो प्रतिभा के आधार पर है। मोदी सरकार की ही रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। रोहिणी कमीशन को मोदी सरकार ने बनाया और रोहिणी कमीशन ने कहा कि इस देश में जितनी भी सरकारी नौकरियां लगती हैं जो साक्षात्कार के आधार पर, उसमें 97% नौकरियां पिछड़ी और दलित जातियों को नहीं मिल पाती हैं। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि वो नौकरियां कहाँ चली जाती हैं, उनको कौन खा जाता है। तो भैया जी जो खाने वाले लोग हैं, इनके जो हिस्सेदारी जो खा रहे हैं, इनको इनका हिस्सा मिलने चाहिए और बराबर मिलना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरक्षण, हक अधिकार और सामाजिक न्याय की विरोधी रही है। जिस समय मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की जा रही थी, उस समय पर पूरे देश में अगर किसी ने हंगामा किया तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। कमलापति मिश्रा ने पूरे देश में आंदोलन चलाया था। आपके लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। ठीक है, इस बात का जवाब लेंगे अंकित जी से। दर्शक इसी बीच पंजाब से जुड़े हुए हैं, जयंत जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं जयंत जी। मैडम ऐसा है, ये जो जनगणना है मेरे मुताबिक ठीक है। रीजन क्या है? देखो 1947 से जो मतलब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हुआ था जी, हेलो, तो उस वक्त जो वहाँ की कम्युनिटी थी, हिंदू, सिख, जो भी एससीबीसी इंडिया में आए थे, आज तक उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिली, ना जॉब में, ना उनको कहीं बिजनेस में, ना कहीं और। हर जगह से वो पिछड़े हुए हैं। अपनी मेहनत से तो जरूर आगे बढ़े हैं, लेकिन फैसिलिटी कोई नहीं मिली जी, जो उनका हक मिलना चाहिए। क्योंकि वहां से तो वो खाली हाथ आए हैं, यहाँ पे तो उनके पास था नहीं कुछ जी। जो वहां पे था वहां रह गया, जमीन जगह सारी पाकिस्तान में रहेगी, लेकिन यहाँ क्या मिला? जीरो। लेकिन यहाँ हम शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, रजा जी। फाइनल कमेंट ले लेते हैं आपका, क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। रजा जी, जो ये जातिगत जनगणना को लेकर एक सियासत शुरू हो चुकी है, हालांकि विपक्षी अलायंस भी इस बात का जिक्र कर रहा है, जैसा कि आज राहुल गांधी ने कहा कि ये सबके न्याय से इसका तर्क दिया गया कि सबका न्याय, सबका विकास होगा, उसी आधार पर योजनाएं लाई जाएंगी ताकि उसका उचित लाभ हर वर्ग को मिल सके। क्या वाकई यही मंशा नजर आ रही है? बीजेपी की कोई ठोस प्रतिक्रिया का न आना क्या कुछ जाहिर कर रहा है? ये कांग्रेस राहुल जी ने कहा, तो राहुल जी ने एक
जब अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में एक जांच कराई थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें जब रिपोर्ट आई थी तो रिपोर्ट में आया था कि दलित भाइयों से भी नीचे हमारे जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। तो रिपोर्ट तो आ गई, रिपोर्ट के बाद किया क्या? ये सवाल उठता है कि रिपोर्ट आने के बाद अगर आपने रिपोर्ट करवाई तो क्या मुसलमानों को आप बेइज्जत करना चाह रहे थे इसलिए आपने किया, कि मुसलमानों की आप मदद करना चाह रहे थे इसलिए किया? अब आप देखिए जो रिपोर्ट आई है, कहा जा रहा है कि साहब पसमंदा अलग हुई है अलग, बिल्कुल। तो मुसलमानों ने ये कहना शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया है कि अगर जाति जनगणना होती है तो उस स्थान पर तुम लोग खाली इस्लाम लिखना जाती, कि जिससे क्लियर पता चल जाए कि मुसलमान कितने हैं। हमें तो 10 साल से बताया जा रहा था कि 20% मुसलमान, 20% मुसलमान। बिहार की जातीय जनगणना जो आई है 17 से कुछ 63% है, तो कहाँ चले गए हम लोग? 2.5% कहाँ गायब हो गए? 10 साल से हम सुन रहे थे कि साहब 20% मुसलमान, 20% मुसलमान, उसी से आंकड़ा बन रहा था। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो 20% के हिसाब से उन्होंने एसओ और थाना अध्यक्ष और डिपार्टमेंट में आदमी रखना शुरू कर दिए कि साहब 20% की भागीदारी मुसलमानों की, इसलिए जो है उनको जो है नौकरियों में भी उसमें सब देखना शुरू किया। उस सरकार रही फिर चली गई, वो अलग मुद्दा है। लेकिन 20% से अब देखा बिहार में 17.3% लगभग आ गए हम लोग। तो ये जो जाति गणना में कहीं ना कहीं हम लोग मुसलमान एक शब्द लिखने के कहीं अपनी जात बढ़ा देते हैं, कोई हम पसमंदा, हम अंसारी, हम सोनार, हम लोहार, खाली इस्लाम शब्द लिखें कि जिससे सही पता चल जाए कि मुसलमान की स्थिति कितनी है, जिससे उनकी भागीदारी की स्थिति सही हो सके। बिल्कुल, क्या 10 साल के बाद मुसलमान की बच्चे नहीं पैदा किया क्या उन लोगों ने? कोई आमदनी उनकी बढ़ी नहीं बच्चों के मामले में, खाली बस 20% कहते रहे, और जब बिहार का आंकड़ा बना तो हम 17 और 18 के बीच में आ गए। बिल्कुल, इसको भी लेकर कई तर्क और कुतर्क सामने आ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले जनजातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर के साथ उठाया जा रहा है और जिस तरीके से राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि इसका राजनीति से सरोकार नहीं है, असल मायने में इसका राजनीति से सरोकार है, क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक मुद्दे की तरह भुनाए जाने की कोशिश की जा रही है, ना कि किसी के आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और शिक्षा के तौर पर विकास की राह को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।